नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दोस्तों, आपको बता दूं, अपन एक स्वतंत्रता यात्रा करने जा रहे हैं। जैसे कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर व्यक्ति को तिरंगे को डीपी में लगाने का आह्वान किया था, आग्रह किया था। और 13 से 15 अगस्त तक जो हर घर तिरंगा अभियान था, उसी के सानिध्य में दोस्तों हमने स्वतंत्रता यात्रा शुरू की है। दोस्तों, इस यात्रा में आप जानेंगे भारत कैसे गुलाम बना था, क्या कारण थे और भारत ने गुलामी की जंजीरों को कैसे तोड़ा था। ये जो यात्रा थी गुलामी से आज़ादी तक की, उसको दोस्तों हम वो सफ़र तय करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज उस सफ़र का तीसरा पड़ाव है। इससे पहले दोस्तों अपन ने दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ताज के शासन 1858 का एक्ट जो था, वहाँ से लेकर जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, वो क्यों हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, ये सब हमने पार्ट 2 में देखा था। अगर दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम करने वाले हैं तिरंगा यात्रा का सफ़र। दोस्तों, हाउ इंडिया गोट हर फ्रीडम और की इवेंट्स इसमें दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हमारा जो स्लोगन है वो इसका है, एक कहानी जो सुनानी ज़रूरी है। तो दोस्तों, कौन सी कहानी आपको जाननी ज़रूरी है, कौन सी कहानी मुझे सुनानी ज़रूरी है, ये इस सीरीज़ में आपको पता पड़ जाएगा कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी, जो हमें आज़ादी मिली थी, वो हमें क्या गंवा के मिली थी दोस्तों, हमने उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए थे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हमने पढ़ा था लॉर्ड कर्जन ने जो विभाजन किया था, उसके पैरेलल में दोस्तों एक स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों। चलिए जी, अब स्वदेशी मूवमेंट क्या है? स्वदेशी नाम से पता पड़ रहा है हमारा देश बॉयकॉट, जैसे आज अपन चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं, वैसे उस वक्त तिलक साहब ने ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का आह्वान किया था। अच्छा, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी दोस्तों? इसके पीछे दोस्तों एक बुक आई थी इकोनॉमिक्स पे। जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने इंडिया को इकोनॉमिकली कैसे लूट रहे थे, इकोनॉमिकली हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे, इस पे एक बुक लिखी गई थी। किन किन के द्वारा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी दोस्तों, जो कि एक उदारवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने दोस्तों एक बुक लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दोस्तों उन्होंने बताया था कैसे ब्रिटेन हमारा धन जो है हम ही से लूट के वापस ब्रिटेन में संचित कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों R.C. दत्त द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी दोस्तों, उसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटेन जो है वो हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है। तो अब दोस्तों लोग ये समझने लगे थे कि हमारा ही धन हमसे ले जाके वहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, तो क्यों ना अपन बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं, उसी तर्ज पे अपन करते हैं बॉयकॉट ब्रिटेन। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब इसमें करना क्या था दोस्तों? होली जलानी थी। किस चीज़ की? विदेशी कपड़ों की। धरना जो देना था, वो जो भी विदेशी दुकानें थी जो सामान बेचती थी विदेश का, उसके सामने धरना दिया गया। उसके जो विदेशी सामान था, विदेशी वस्त्र थे, उनकी होली जलाई गई। कारण क्या था दोस्तों? बंगाल विभाजन। हालांकि बंगाल विभाजन से पूर्व ही इसकी जो रणनीति थी वह तैयार कर ली गई थी, लेकिन दोस्तों बंगाल विभाजन ने इस स्वदेशी मूवमेंट को और हवा दे दी, मतलब आग में घी डालने का काम कर लिया। अब इसमें कौन कौन शामिल हुए? तिलक, घोष एंड अदर रेडिकल्स स्टार्टेड ए मूवमेंट। ठीक है जी, ओके। क्या किया इसमें? बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स बाय बर्निंग देम। होली जलाने लग गए दोस्तों। विदेशी वस्त्र थे, विदेशी सामान थे, उन सब की होली जलाने लग गए और बोला स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो स्वदेशी का जो दोस्तों आइडिया था वो भी यहीं से आया था। इसी के बाद दोस्तों जो गांधी जी आते हैं वो खादी का प्रचार करने लग जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे होली जला रहे थे। देखिए, ये विदेशी वस्त्र हैं, यहाँ पे होली जल रही है। ओके जी, अब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों और क्या हुआ इसमें? रेडिकल्स वॉज नॉट हैप्पी विथ हाथा जोड़ी। रेडिकल्स जो थे ना दोस्तों, जो अतिवादी थे, जो कि उग्रवादी थे, उन्होंने दोस्तों जो उदारवादी थे, उदारवादी मतलब जो कि मॉडरेट्स थे, उनके हाथ जोड़ने से वो परेशान थे। उन्होंने कहा यार तुम हाथाजोड़ी मत करो ब्रिटेन से अब। और जो उदारवादी लोग थे, जो मॉडरेट लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि यार हम लोग हाथाजोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं संवैधानिक तरीके से। ओके जी, अब दोस्तों ये जो उग्रवादी लोग हैं ये तो मानेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि विनम्रता क्या होती है इनके लिए दोस्तों, ये वाला डायलॉग, ये साला विनम्र कौन है? उदारवादी जो थे वो विनम्रता से अपना हक मांगते थे, और उग्रवादी जो थे, ये साला विनम्र कौन है? आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी दोस्तों। तो उसमें डायलॉग आता है कि ये विनम्र कौन है। तो उग्रवादियों को तो पता ही नहीं है, रेडिकल्स को तो पता ही नहीं है कि विनम्र कौन है। अच्छा, तो फिर अब उग्रवादियों ने क्या किया? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। जो आज अपन स्वयं सहायता समूह देखते हैं, तो उन्होंने एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए जो कि हर गाँव में जाके जागरूकता फैलाएगा, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताएगा। तिलक ने दोस्तों ऐसा विज़न बनाया था कि हम इसको कोलकाता से स्टार्ट करके पूरे इंडिया में फैला देंगे, पैन इंडिया कर देंगे इस मूवमेंट को। जो आज कंपनी को सोचते हैं लोग पैन इंडिया बिजनेस बनाएंगे, तो तिलक ने दोस्तों इस मूवमेंट को पैन इंडिया बनाने का फैसला कर लिया था। फिर दोस्तों
सबसे उसके बाद में दोस्तों डिमांड होगी स्वराज की। फिर उसके बाद में दोस्तों एक अधिवेशन होता है, कहाँ, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता का सेशन 1906 में। इसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो कि स्वराज की मांग कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के दोस्तों इसमें जो अध्यक्ष बनने की बात है उसकी भी एक अलग कहानी है, क्योंकि आपको पता है उस वक्त दो ग्रुप थे, एक तो जिनका खून गर्म था और एक जिनका खून नरम था। मतलब नरम दल और गरम दल, दो दल थे उस वक्त, रेडिकल्स और मॉडरेट्स। तो दोस्तों ये जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि तिलक जो है उनको बना दिया जाए कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और नरम दल वाले जो थे वो चाह रहे थे दोस्तों कि डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाए। अब इन दोनों को एक करना था, कांग्रेस टूट जाती वरना, तो इसके लिए दादा भाई नौरोजी का नाम सुझाया गया और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो 1906 में दोस्तों इसका जो विभाजन है कांग्रेस का वो टाल दिया गया, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने स्वराज की मांग को एक्सेप्ट किया और स्वराज की मांग की। ओके जी, अब उसके बाद में आ जाता है पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या था। सबसे पहले स्टूडेंट, कौन पढ़ना चाहता है सर, आप तो बॉयकॉट करवाइए हमसे, हम बॉयकॉट करेंगे हर चीज़, क्लासेस बॉयकॉट कर देंगे, टीचर बॉयकॉट कर देंगे जो विदेश के होंगे, सब कुछ बॉयकॉट कर देंगे अपन। अच्छा, स्टूडेंट्स की एक खास बात और होती है, वो अगर बॉयकॉट करते हैं तो करते अकेले नहीं, वो दूसरों से भी करवाते हैं, क्योंकि वेले बैठे हैं, घूम लेंगे ग्रुप में और बोलते हैं कि हाँ इसको बॉयकॉट करना है, इसको बॉयकॉट करना है, इसको बॉयकॉट करना है, तो लोग भी करते लग जाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को दबाना तो जरूरी था। स्टूडेंट्स को दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने ऐसे बोला कि तुम लोग या तो स्कूल आ जाओ या रस्ट्रिकेट हो जाओ और तुम्हें किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आने देंगे, ये साफ साफ कर दिया। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने और आगे चल के कहा और भी अपने जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उसमें भाग लेना चालू कर दिया कि तुम लोग ऐसे कैसे नहीं आने दोगे, इंडिया हमारा है। ओके, फीमेल पार्टिसिपेशन दोस्तों शानदार था इसमें दोस्तों जो 4 दीवारी में महिलाएं कैद थी वो बाहर आईं और उन्होंने दोस्तों पहली बार प्रत्यक्ष रूप से इसमें हिस्सा लेना चालू किया आंदोलनों में। ओके जी, उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे गांधी जी आते जाते हैं वैसे वैसे महिलाएं भी आती जाती है, क्योंकि जहाँ हिंसा होती है दोस्तों वहाँ से महिलाएं अपने आप दूर होती है। फिर जैसे ही जो आंदोलन होता है वो अहिंसावादी हो जाता है, वहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेट बढ़ जाता है। तो जब तक ये अहिंसावादी आंदोलन था तब तक यहाँ पे था। फिर दोस्तों मुस्लिम्स में दोस्तों 2 गुट थे। एक गुट था जो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, जो इस आंदोलन को हाँ बोल रहे थे कि हाँ ये आंदोलन होना चाहिए, हम भी बॉयकॉट करेंगे। एक ग्रुप जो दोस्तों सलीमुल्लाह खान जो थे वहाँ पे ईस्ट बंगाल जो बनाया था, ईस्ट बंगाल में दोस्तों जो सलीमुल्लाह खान थे उनके नेतृत्व में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इसको बॉयकॉट नहीं किया। उन्होंने कहा कि यार ब्रिटिश तो हमारे काम आ रहे हैं, अपन बॉयकॉट क्यों करेंगे। लेबर यूनियन से भी दोस्तों खटाखट बॉयकॉट किया था। फिर लेकिन दोस्तों ये मूवमेंट फेल हो गया। अब इसके फेल होने की क्या क्या वजहें थी। सबसे पहले दोस्तों जो सप्रेस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बहुत शानदार, ऐसा सप्रेस किया था कि अगले डर जाएं। ओके जी, सप्रेस किया, और सप्रेस करने में तो ब्रिटिश हमेशा से आगे रह सकते हैं। और फिर दोस्तों इसमें जो मतलब अपनी यूनिटी थी ना वो नहीं बन पाई ढंग से, क्योंकि जगह जगह ये वायलेंट होने लग गया, कहीं कि मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो यूनिटी बन नहीं पाई। और फिर उसके बाद दोस्तों डिसिप्लिन था किसी भी आंदोलन का, किसी भी सत्याग्रह का जो डिसिप्लिन होता है वो इसने खो दिया था। फिर उसके बाद में दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया। अब सारे लीडर्स जेल में हैं तो यहाँ पे अब जो लीड करेगा वो बंदा कौन है, लीड करने वाला कोई है ही नहीं, तो लीड कौन करेगा। तो उसके चल के अपने आप ये विदाउट लीडर वाला आंदोलन बन गया। अच्छा जी, अब उसके बाद दोस्तों 1907 में एक सूरत विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। उसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं, मॉडरेट्स और रेडिकल्स, क्योंकि दोनों की बन तो वैसे भी नहीं रही थी। 1906 में दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना के कैसे करके कांग्रेस को बचा लिया था। लेकिन 1907 में दोस्तों जो सूरत का जो सेशन होता है वहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। अच्छा जी, कांग्रेस स्प्लिट भी हो जाती है। फिर सर आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो स्वदेशी मूवमेंट, इसने ऐसा क्या किया। दोस्तों इसने है ना लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जो प्रचार था ना उसका मतलब फूंक दिया था, हल्का सा फूंक दे दिया था। तो उनको पता पड़ गया था कि अंग्रेज़ों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट करके हम उनको बहुत अच्छा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद में जो अपनी जो सांस्कृतिक उत्थान था वो भी हो गया था। एक कमी दोस्तों इसमें ये भी थी कि जो अपना मध्यम वर्ग था ना, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग, वो इसमें मतलब अच्छे से आ नहीं पाया था, और न ही किसान आए थे, ये दोनों इसमें आए नहीं थे। तो ये इसकी कमी थी, और इसकी खूबियाँ क्या थी, राष्ट्रवाद का प्रचार कर दिया था। ओके सर, अब सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। सूरत में क्या हुआ था सर, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, 2 पार्ट हो गए थे। किस किस में, गरम दल और नरम दल। GN का मतलब गुड नाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, गरम दल और नरम दल। अच्छा, क्यों, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। 2 तलवारें कौन सी, एक तो एक तरफ से जो एकदम तीखी है और एक तरफ से जो बिल्कुल नरम है। रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स वाज 2 तलवार्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज आपको पता है, एक मारेंगे मरेंगे, एक न मारेंगे न मरेंगे लेकिन तुमको भगाएंगे। तो आप खुद बताओ कौन सी अच्छी है। फिर दोस्तों अब ठीक है, देखते हैं सूरत स्प्लिट कैसे होता है।
दोस्तों जो रेडिकल्स थे ना वो चाहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, इन दोनों में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस का। लेकिन जो नरम दल वाले थे, जो मॉडरेट्स थे, वो वापस यही चाह रहे थे कि ये दोनों अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए, इसकी जगह कोई भी बन जाए। उन्होंने भी एक नाम सजेस्ट किया, और वो नाम दोस्तों आप फिर से गैस कर सकते हैं जो 1906 में कांग्रेस सजेस्ट कर रही थी। कौन सी? नरम दल वाली, रास बिहारी घोष। ये नाम दोस्तों इन्होंने फिर से सजेस्ट किया। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, ये दोनों मान गए थे कि हाँ भाई दादा भाई नौरोजी को बना लो, गोपाल कृष्ण गोखले को बना लो, किसी को बना लो। लेकिन इस बार दोस्तों दोनों ने अड़ियल रुख बना लिया, कहा या तो लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक या कोई नहीं। इधर से ही आ गया, फिर उधर से आया रास बिहारी घोष, वरना कोई नहीं। तो अब सोच लो आप क्या होगा, स्प्लिट होना ही था। और फिर दोस्तों ये जो रेडिकल्स थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि मॉडरेट्स जो बोल रहे थे कि हाँ हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें ये नहीं करना है, हमें ब्रिटिशर्स का सहयोग करके अपने को आज़ादी लेनी है। तो जो रेडिकल्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, सहयोग क्यों करना, यही टाइम है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। तो ऐसे करके इन दोनों में पहले से ही आइडियोलॉजिकल वॉर जो था वो छिड़ चुकी थी, और उसके बाद में विभाजन भी हो गया। ये आप फोटो देख सकते हैं, सूरत का विभाजन। अब दोस्तों सूरत का विभाजन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जेल में डालना चालू कर दिया, जो भी रेडिकल्स थे उनको। बाल गंगाधर तिलक को डाला, लाला लाजपत राय को डाला, फिर दोस्तों उसके बाद में जो अरबिंदो घोष थे उनको भी डाल दिया, फिर उसके बाद वो सन्यासी बन गए थे। तो ऐसे करके ये लोग बहुत अच्छे से जेल में डाल देते। चलो जी, फिर उसके बाद दोस्तों जो रेडिकल्स थे वो तो अलग हो गए, अब कांग्रेस में बचे केवल मॉडरेट्स। मॉडरेट्स ने क्या किया, चिट्ठियाँ लिखी, सब कुछ लिखा। तो चिट्ठियाँ लिखने का परिणाम ये था दोस्तों, एक एक्ट आता है 1909 इंडिया एक्ट। अच्छा, उसको और क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो में दोस्तों अब आप पूछोगे कि मॉर्ले कौन था, मिंटो कौन था। तो दोस्तों उस वक्त जो वायसराय थे अपने वो तो थे मिंटो, और भारत सरकार के जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वो थे लॉर्ड मॉर्ले, सॉरी लॉर्ड मॉर्ले नहीं, मॉर्ले, ओके। और मिंटो जो थे वायसराय थे, ओके जी। ये दोनों मिलकर एक एक्ट लाए। अब इस एक्ट की खासियत क्या थी, ये देखो ये दोनों है, बोलो इसकी खासियत क्या थी दोस्तों अब एक्ट की। इसमें दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, आओ बजट पे बात कर लो, आओ सरकारी अपॉइंटमेंट ले लो, आओ डिस्कशन कर लो, आओ डिवाइड एंड रूल खेल लो, ओवरऑल लॉलीपॉप ले लो। किसको? मॉडरेट्स को बोला। कुछ भी नहीं था दोस्तों, लेकिन इसमें जो सबसे गंदी चीज़ की इन्होंने वो की, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट दोस्तों बहुत गंदी चीज़ कर दी। इन्होंने कहा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व, मतलब जो मुस्लिम लीडर होगा उसको मुसलमान वोट दे सकते हैं केवल, अच्छा, या फिर जो मुसलमान होंगे वो केवल मुस्लिम लीडर को ही वोट दे सकते हैं। ये दोनों ही आपस में सही है। तो अब क्या करें, आओ आओ आओ, क्यों आओ सेपरेट इलेक्टोरेट ले जाओ, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो ले जाओ, आओ जी आओ, ये देखो ये बुला रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट ले जाओ, लॉलीपॉप भी ले जाओ, खाओगे ले जाओ। तो ऐसा करके दोस्तों ये काम हो गया। फिर दोस्तों 1909 से 1913 के बीच में काफ़ी सारी घटनाएं हुई। इसमें दोस्तों जो क्रांतिकारी थे वो कहीं ना कहीं हार्म करते रहे थे। इसमें बहुत सारे इवेंट भी होते, कामागाटा मोरू था, गदर पार्टी इवेंट था, ये सब बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। फिर दोस्तों उसके बाद 1914 में चालू हो जाती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको इसके बारे में और जानना हो तो हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है आप वहाँ जाके इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था उसने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सर्बिया और रूस का जो समझौता हो रखा था तो रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ छेड़ दिया। फिर जर्मनी आ गया, फिर इंग्लैंड आ गया, ऐसे करके भिड़ गए आपस में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। फिर ब्रिटेन जब शामिल हुआ दोस्तों उसने कहा भारत के लोगों से कि हमें लोग दे दो यार, हम तुमको एक ऐसा संवैधानिक एक्ट ला के देंगे कि तुम लोग गदगद हो जाओगे खुशी के मारे। ठीक है, उस वक्त मॉडरेट्स थे, मान गए। कौन जेल में जाएगा वापस, अपन मान ही जाते हैं। रेडिकल्स वॉज विलिंग टू अपोज ब्रिटिशर्स। क्यों? हम तो हेल्प नहीं करेंगे, एक ही शर्त पे हेल्प करेंगे, स्वराज। जिद्दी अड़ियल एकदम, ओके। अब हेल्प नहीं कर रहे तो उसके बाद दोस्तों उसी के पहले में चालू होता है होम रूल। होम रूल का मतलब सीधे सीधे सोचो दोस्तों, अपनी धरती अपना राज। छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, नहीं वो नहीं, बस इतना याद रखो, अपनी धरती अपना राज, अपनी धरती अपना राज, ये है स्वराज। याद रहेगा आपको। मतलब दोस्तों स्वराज का मतलब हम खुद रूल करेंगे ना यार, तुम लोग कौन होते हो हम पे रूल करने वाले, बस वही बात है। तो अब इसमें दोस्तों 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन भी होता है। लेकिन स्वराज को चालू करने वाला कौन है दोस्तों? ये देखिए, ये होम रूल चल रहा है। होम रूल का मतलब लोगों को बता रहे हैं कि हमें खुद को कैसे रूल करना है। अब इसमें दोस्तों कौन कौन मेन थे? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, और दोस्तों आयरलैंड से आई हुई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के लिए दोस्तों हमारे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की होकर भारतीयों का सहयोग कर रही थी। उनको पता था कि आज़ादी क्या होती है, उनको पता था कि भारतीयों को किस तरह से जो शोषण है वो किया जा रहा है। तो अब बाद में दोस्तों इंडियन होम रूल और ये अपना अलग होम रूल चला लेते हैं। हालांकि फिर इसमें दोस्तों जो
मदन मोहन मालवीय हैं वो भी जुड़ते हैं, और भी कई सारे नेता दोस्तों इसमें जुड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये सारे इसमें जुड़ जाते हैं और होम रूल जो आंदोलन है उसको छेड़ देते हैं। ओके, फिर दोस्तों बात आती है 1915 की, उसमें होता है लखनऊ पैक्ट। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें वापस से आ जाओ रेडिकल्स, आ जाओ, जो भी अलग हुए थे ना 1907 में, उनको वापस बुला लिया, तुम भी हमारे कांग्रेस में आ जाओ। कौन था उस वक्त कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट? मैं अंबिका चरण मजूमदार तुमको वापस बुला रहा हूँ, आ जाओ यार, आ जाओ, तुझको पुकारे मेरा प्यार, अंबिका चरण मजूमदार। ओके जी, आ जाओ लीग, तुम भी आ जाओ। लीग कौन सी? मुस्लिम लीग, जो बंगाल विभाजन के टाइम पे बन गई थी 1906 में, इसको भी मिला लिया। अच्छा, इसको क्यों मिलाया? क्योंकि दोस्तों लीग को भी कांग्रेस की ज़रूरत थी, क्योंकि कांग्रेस के पास में जो जन आधार था वो बहुत अच्छा था और लीग के पास में केवल मुस्लिम्स का आधार था। अच्छा, मिल के बैंड बजाते हैं, किसकी? अंग्रेज़ों की। अच्छा, बैंड कैसे बजाएंगे देख लेते हैं। अब उस सेशन में क्या क्या हुआ ये देखो, मोहम्मद अली जिन्ना है इधर, अंबिका चरण मजूमदार भी बैठे हैं। इसमें दोस्तों भीमराव अम्बेडकर भी थोड़ी देर के लिए शामिल हुए थे। ये उसकी और भी ज़्यादा इमेजेस, ये गांधी जी और जिन्ना। और उसके बाद में दोस्तों अंतिम फ़ोटो जो है ये मुस्लिम लीग लीडर्स पोज फॉर ए ग्रुप फोटो एट लखनऊ 1916। ओके जी, अब ये हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों एक गलत चीज़ कर दी। ओह नो, क्या गलत चीज़ कर दी सर जी, बताओ तो सही। कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। अच्छा, इतनी खामोशी क्यों आ गई सर? दोस्तों ये सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, ये टू नेशन थ्योरी बन गई थी। जो आगे चल के पाकिस्तान बनता है ना दोस्तों, उसकी जो जड़ है वो यहाँ पे है। अंग्रेज दोस्तों हमें आज़ाद कर गए, लेकिन हमें मार के गए हैं दोस्तों, वो बांट के गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन क्या कांग्रेस को ये करना ज़रूरी था या नहीं था, ये भी आप हमें बताइए। तो अब इसको एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ? कांग्रेस मान गई कि मुस्लिम्स जो होंगे वो मुस्लिम लीडर्स को ही वोट देंगे, हमें नहीं देंगे। ओके जी, तो फिर इसके पॉजिटिव्स क्या थे? पॉजिटिव्स ये थे दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम फिर से एक बार एक साथ आ चुके थे। अब इसके बाद लास्ट टाइम पे हिंदू मुस्लिम एक साथ कब होंगे? जब जो गांधी जी हैं वो असहयोग और खिलाफत आंदोलन को एक साथ लेकर आ जाएंगे, तब एक और चांस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, उन्होंने सीटें वीटें मान ली, 1/9 पोर्शन जो था सीट्स का वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो टेक्निकली अपन इसको जानना इतना ज़रूरी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो है, वरना अगर आप नॉर्मली जान रहे हो तो आपके लिए नहीं है। तो आप सीधे सीधे ये समझिए समझौता हो गया। अब इसके पॉजिटिव्स क्या थे? हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से साथ आने के लिए तैयार हो गए थे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होता है। इसमें क्या होता है? ये दोस्तों उम्मीद बांधता है क्या? स्वराज की, कि यार मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि इंडियंस को है ना धीरे धीरे अपन आज़ाद करना चालू करते हैं नीचे से। जैसे कि उनको धीरे धीरे थोड़ी सी रियायत देंगे, थोड़ी स्वतंत्रता देंगे, उनको फील करवाएंगे, उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होती है उनका निर्माण करेंगे, वो उनका लॉ बनाएगी, और उसके बाद में जो स्वशासन है, जो स्वराज है, उसकी स्थापना करेंगे। फिर आगे दोस्तों जो मार्ले जो 1909 में लाता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। वहीं 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको भी वो लोग ख़त्म कर देते हैं। जो मतलब ख़राब करते हैं फिर सही करते हैं, ख़राब करते हैं फिर सही करते हैं, यही है। लेकिन इसमें इंडियंस को क्या दिक्कत थी दोस्तों? मॉन्टेग्यू की डिक्लेरेशन में इंडियंस को बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या थी सर? पॉजिटिव ही तो है सब कुछ, दिक्कत क्या हो सकती है दोस्तों? इंडियंस ने पहली बार मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन का विरोध किया था। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हमें अब है ना गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन चाहिए दोस्तों हमें। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है जैसे अपने इंडिया में जो लोकसभा है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब दोस्तों अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो पूरी जो लोकसभा है वो भंग हो जाएगी। आप ये सोच के देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सॉरी लोकसभा नहीं, मंत्रिपरिषद जो भंग हो जाएगी, फिर से चुनाव करवाने पड़ेंगे, ये बात होती है दोस्तों। तो इसको उत्तरदायी शासन कहते हैं, कि जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। ये दोस्तों कांग्रेस वाले पहली बार आ गए। अब ये आ गए, ये मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन डिस्कशन हो रहा है। चलो जी, अब इसके बाद में दोस्तों इसको अपन यहीं पे एक बार रोकते हैं। होम रूल चल रहा है पैरेलल में, लेकिन दोस्तों बापू आवी गियो छे, बापू आ गए हैं दोस्तों। 1906 से 1914 अफ्रीका में कमाल कर दिया दोस्तों। अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। अफ्रीका में दोस्तों अंग्रेज एक कानून लाए थे कि जिनका विवाह जो क्रिश्चियन जो मेथड है उससे नहीं हुआ है ना, तो हम उसको विवाह ही नहीं मानेंगे। गांधी जी ने इसके खिलाफ दोस्तों सत्याग्रह कर दिया। अब सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह। अगर आप सच्चे हो तो आप लड़ो,
आपकी जीत पक्की है। ओके जी। उनका दोस्तों गांधी जी का मानना था कि अगर आप सच्चे हो तो आप निडर बनो और आप बिल्कुल अहिंसक रहो। इसमें दोस्तों जो उनका एक और चीज़ थी कि सत्याग्रही है ना, वो हमेशा असहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत पे काम करता है, हिंसा नहीं करता। और अगर मैं हिंसा नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं हिंसा नहीं कर रहा इसका मतलब मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ। खैर अफ्रीका में क्या हो रहा था, अफ्रीका में अंग्रेजों ने ईसाई जो विवाह था, विवाह कानून पारित करवा लिया था। तो गांधी जी कोर्ट भी चले गए, सत्याग्रह भी कर लिया, कोर्ट ने जो ईसाई कानून था उसको रद्द भी कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम और भी जितनी भी कम्युनिटीज़ थी सब लोग अपने अपने हिसाब से शादी कर रहे थे। इसके अलावा भी दोस्तों उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे सत्याग्रह किए और वहाँ जब सक्सेस हो गए तब दोस्तों इंडिया आते हैं 1915 में। अब 1950 में दोस्तों आते ही भारत भ्रमण, ट्रेन चला दी थी अंग्रेजों ने, आपको पता है ट्रेन चला दी, ट्रेन में चढ़े, आज पूना से दिल्ली चले गए, दिल्ली से कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से वापस चेन्नई आ गए, चेन्नई से हैदराबाद आ गए, पूरा भारत भ्रमण कर लिया और देख लिया क्या क्या दिक्कतें हैं। पहले दोस्तों इन्होंने 2 साल केवल घूमने में लगाए दोस्तों। उन्होंने जाना भारत को, इनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने इनको सलाह दी थी कि तू एक बार भारत भ्रमण कर ले ब्रो, उसके बाद में तू करना सब कुछ। ओके जी। गांधी जी ने भारत भ्रमण भी कर लिया। अब उसके बाद में दोस्तों बापू आ गए अपने रंग में। कैसे? 1917 दोस्तों चंपारण में नील की खेती हो रही थी। जो नील को अपन अगर इंग्लिश में बोलें, जो इंडिगो है दोस्तों, उसकी खेती वहाँ पे ब्रिटिश जो थे वो वहाँ पर किसानों से करवा रही थी और किसानों ने करने से मना कर दिया था। ये आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, पूरी बात अपन मतलब इसको थोड़े बड़ा करके पढ़ेंगे तो अपन ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। नील की खेती करवा रहे थे, किसानों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, ज़बरदस्ती उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी करवाया कि नहीं तुमको करनी पड़ेगी। लेकिन नील की खेती से क्या होता है दोस्तों, ज़मीन बंजर जल्दी हो जाती है तो किसानों को आमदनी कम होती है। 3 साल तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसे दे देगी, 3 साल बाद उनकी कोई मतलब लेन देनदारी थी नहीं, तो वहाँ किसान नाराज़ थे। बापू पहुँच गए वहाँ पे, बापू ने सत्याग्रह कर दिया। अब इसको दोस्तों पहला सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब प्रथम दोस्तों सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। इसका मतलब भाइयों बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र के साथ बोलता हूँ कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मुझे मार लो, ख़त्म कर दो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ये दोस्तों यहाँ पे बापू सफल हो गए। फिर दोस्तों 1918 में खेड़ा में गए। खेड़ा में क्या था, फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन, असहयोग। खेड़ा में दोस्तों हुआ ये था, वहाँ पे भी किसानों की हालत थी, वहाँ पे अकाल वकाल आ गया था और फसल जो थी वो बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी वो टैक्स वसूल रहे थे। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम वसूल लो, हम तुम्हारा सहयोग ही नहीं करेंगे, हम देंगे ही नहीं, विनम्र के साथ। ओके जी, यहाँ पे भी बापू सफल। अब इसके बाद में दोस्तों अहमदाबाद गए, वहाँ पे करी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। अहमदाबाद में क्या था, अहमदाबाद में दोस्तों एक मिल थी, वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे हर चीज़ की। तो गांधी जी जो मिल का जो मालिक था उसके पास गए, देखो या तो तुम इनकी बात मान लो, मैं इनको तुम्हारी बातें समझा दूंगा, तुम्हारी इनकी बातें मैं तुमको समझा रहा हूँ, एक बीच का रास्ता निकाल लो, वरना ना तो तुम यहाँ के मिल के मालिक रह पाओगे और ना ही वर्कर्स को काम मिल पाएगा। तो गांधी जी ने वहाँ पे भी मतलब वर्क टाइम वगैरह पूरा सेट करके वहाँ से निकले। तो ये दोस्तों तीनों चीज़ें इन्होंने सक्सेसफुली सब कुछ कर लिया। ओके सर, तो सक्सेसफुली कर लिया तो कैसे किया दोस्तों, कोई हिंसा नहीं करी, लोगों को विश्वास दिला दिया कि बिना हिंसा के भी अपन जीत सकते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों इनका जो ग्राउंड है वो बनने लग गया। ओके, ग्राउंड बनने लग गया। और सर और क्या हुआ, ये देखिए दोस्तों, बापू का आगमन लाठी लेके। तो साहब ने वो गाना सुना होगा ना, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे, बंदे में था दम वंदे मातरम। दोस्तों बंदे में सच में दम था। ओके जी, अब सर आगे तो पढ़ाओ इससे, अब आगे क्या होता है। आगे दोस्तों एक एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट 1919। इसमें क्या था, जेल डालो, जो भी अपने खिलाफ बोल रहा है सबको जेल डालो, जो भी अपने खिलाफ कोई मूवमेंट कर रहा है उसको भी जेल में डालो। रॉलेट एक्ट ये था मोटा मोटी। अब इसको मैं आपको समझाने बैठ तो ये समझ लो कि ब्रिटिशर्स जैसे आज की सरकार है, सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध करता है, इंडिया की नहीं कहीं की भी, जैसे म्यांमार में अभी सैनिक शासन है, तो वहाँ पे अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे कि हाँ ये हमारी सरकार के लिए आतंकवादी हैं और उनको जेल में डाल देंगे। रॉलेट एक्ट भी यही था। जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ रहा था ना, तो वैसे वैसे ब्रिटिशर डर रहे थे और नए नए लॉ पास कर रहे थे उनको जेल में डालने के। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जितनी बार बापू जेल जाएंगे उतनी बार और अच्छे से उभरेंगे। तो वो उनको ये तो पता था नहीं, किस्मत तो वो देखते नहीं थे आगे की। चलो जी, तो रॉलेट एक्ट आया, बापू ने आंदोलन छेड़ दिया, नॉन कॉर्पोरेशन 1990। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, बापू कह रहे हैं कि हाँ भाई तू अगली बार आंदोलन करेगा।
ये देखिए दोस्तों भीड़ जो जमा हो रही है, ये हालांकि खिलाफत की भीड़ है। तो अब इसके बाद में दोस्तों रॉलेट एक्ट आ गया, लेकिन साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट हो गया। हुआ यूँ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें टर्की जो था वो हार गया था। अब वहाँ का जो खलीफा पद था वो वंशानुगत था, उसको ब्रिटेन ने ख़त्म करवा दिया, बोला नहीं। तो खलीफा पद के साथ दोस्तों मुस्लिम जो थे, यहाँ पे मुसलमान जो थे, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ दिया। तो गांधी जी ने कहा क्यों ना अपन दोनों ब्रो साथ में इनकी जो अंग्रेज़ हैं उनको ख़त्म करें यहाँ से। ओके जी, खिलाफत मूवमेंट और असहयोग साथ में हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन। फिर रॉलेट एक्ट क्या था ये समझा दिया। अब ये चल रहा है। फिर दोस्तों है ना, जलियांवाला नाम की एक जगह है पंजाब में, जलियांवाला बाग। वहाँ पे दोस्तों कुछ लोग बैसाखी के लिए इकट्ठा हुए थे। उनको पता नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। कुछ लोग बैसाखी के लिए इकट्ठा हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों वहाँ पे एक जनरल डायर था, उसके कहने से घेरा ऐसे और गोलियाँ चलवा दी। लोगों को दोस्तों चारों तरफ से जाने के लिए बंद कर दिया। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको ख़त्म करवा दिया। बताया जाता है दोस्तों 1000 प्लस जाने गई थी। 1000 प्लस जाने क्या होती है दोस्तों। कुछ लोग दोस्तों वहाँ पे बैसाखी के लिए इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग वहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि विद्रोह करने के लिए भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन दोस्तों जनरल डायर ने ऐसा करके लोगों के अंदर ऐसा खौफ पैदा करने की कोशिश की जिससे कि वो वापस इकट्ठा ना हो पाए। जनरल डायर को हाथों हाथ हटाया गया। उसको दोस्तों ब्रिटेन में सिंपैथी भी मिली थी, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया था कि हाँ यार तूने अच्छा काम किया है। और जनरल डायर ने कहा कि माय लॉर्ड मेरे पास तो गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, वरना मैं तो और मारता। उसके ये कथन थे दोस्तों जनरल डायर का एक ही कहना था कि जब तक गोली ख़त्म ना हो तब तक गोली चलाते रहो और जितने भी मतलब मरे मारो। दोस्तों मैं आपको इमेजेस में बताऊं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये दोस्तों ये देखिए आप, आज भी दोस्तों उन दीवारों पे लोगों के जो गोलियां हैं उनके निशान हैं। और भी आपको फ़ोटोज़ इसके दिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये अब बात आ गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब उसके बाद दोस्तों लोगों में आ गया गुस्सा ऐसा कि तुम लोगों ने यार ऐसे कैसे कर दिया, हम तो नॉन वायलेंट होकर काम कर रहे थे, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, 1000 लोगों को मार दिया यार फालतू में। तो दोस्तों एक जगह है चौरी चौरा, यूपी और बिहार के बीच में आती है। चौरी चौरा में क्या हुआ दोस्तों, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले ने छेड़ दिया। लोगों को आया गुस्सा, पूरी पुलिस चौकी जला दी। 25 प्लस 200 पुलिस वाले जिंदा जल गए उसमें। गांधी जी को भी गुस्सा आ गया। गांधी जी ने कहा कि बेटा मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की है और तुम लोग फिर से हिंसा करने लग गए। दोस्तों गांधी जी ने कहा कि तुम लोग अभी अहिंसावादी आंदोलन जो है सत्याग्रह है उसके लिए तैयार हो ही नहीं, इसलिए मैं अपना मूवमेंट वापस लेता हूँ। बापू ने ऐसा कहा और उधर से गुस्सा, भगत सिंह गुस्सा, जवाहरलाल नेहरू गुस्सा, जो जितने भी अपने लीडर्स थे वो सारे गुस्सा कि यार बापू ये क्या किया यार, अभी तो अपन मतलब लीड करने वाले थे, जस्ट पब्लिक अब आगे आ रही थी, तुमने वापस बुला लिया। लेकिन बापू का भी कहना सही था, अगर वायलेंट हो करेंगे तो हो सकता है 1857 वापस रिपीट हो जाए, ये भी तो चांसेस थे। तो ऐसा करके दोस्तों यहाँ तक अपन ने आज देखा कि चौरी चौरा होने के बाद बापू ने असहयोग जो आंदोलन था उसको वापस बुला लिया। खिलाफत भी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो गया। अब दोस्तों इसके बाद में जब गुस्सा भरेगा तो उसके बाद में हिंसा होगी। अब हिंसा होगी तो दोस्तों यहाँ से चालू होगा रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। यहाँ पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भी जितने भी रेडिकल नेता थे या फिर लीडर्स थे जो सोशलिस्ट लीडर्स बन जाते हैं आगे चल के, उनका उद्भव होगा और उनके बारे में दोस्तों अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक की यात्रा आपको अभी तक समझ में आई होगी। अगर आई है तो हमारे दोस्तों जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस प्लस एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि गुलामी से आज़ादी तक हमने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप सक्सेस प्लस एकेडमी इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के अभी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, पॉलिटी के बहुत जल्दी होने वाले हैं। आपको वहाँ पे फ्री में कंटेंट भी यूट्यूब का सारा मिल जाएगा। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पीपीटी, ये भी वहाँ पे अपलोड होती है। उसके अलावा दोस्तों आप फ्री में टेस्ट भी वहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों कल अपन पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। उससे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये सीरीज़ कैसी पसंद आ रही है दोस्तों, आप शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों जो मैंने इस वीडियो में सवाल पूछे हैं आपसे, उनका उत्तर आप मुझे दीजिए। धन्यवाद।